नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे समास की। हम लोगों ने देखा था समास क्या होता है, परिभाषाएं क्या होती हैं उसकी। फिर उसके बाद देखा था हम लोग समास विग्रह क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि समास के प्रकार कितने होते हैं। तो समास जो होता है 6 प्रकार का होता है। 2 प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया था। कौन कौन सा? अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास। आज हम लोग बात करेंगे अगले समास की, कौन सा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अच्छा भैया, वीडियो आप लोगों ने पिछला देखा होगा, तो अगर समास की बात कर रहे हैं तो इसमें भी 2 शब्द होगा। अच्छा, आप लोग ये बताइए, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है। तो ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास। ऐसा कौन सा समास है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है? कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास जो है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? जो कर्मधारय समास होती है इसका कभी पहला तो कभी दूसरा पद प्रधान होता है। अब मान लीजिए आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा समास है जिसका कभी पहला तो कभी दूसरा पद प्रधान होता है, तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव। जिसका दूसरा प्रधान होता है? तत्पुरुष। और क्या होती है बात इसमें कि ये जो समास होता है, अगर इसका आप लोग समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करने पर इसके बीच क्या आता है? इसके बीच है जो या के समान। समास विग्रह करेंगे तो क्या निकल के आएगा? है जो या के समान, या कभी कभी यही रूपी शब्द लगा देते हैं आप लोग, ये शब्द आता है। कौन कौन से हैं? जो या के समान शब्द आते हैं। ठीक, हैं जो या के समान शब्द आते हैं। और क्या बात होती है? तीसरी बात, आप इसको यहीं से कर सकते हैं। दोनों बातों से आप कर सकते हैं कि कर्मधारय समास को पहचान जाएंगे कि आप उसका समास विग्रह करेंगे तो उनके बीच है जो या के समान यानी कि रूपी शब्द आएंगे, या उसका कभी पहला पद प्रधान होगा तो कभी दूसरा पद प्रधान होगा। लेकिन अगर हम लोग समास का जो कर्मधारय समास है इसको सिर्फ इन्हीं 2 नियम से बता देते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कुछ अधूरा सा रह गया है। तो इसमें 2 बातें और हैं, उसको देख लीजिए। अगली बात क्या है? इसमें विशेषण और विशेष्य की बात की जाएगी। और अगली बात क्या होगी? इसमें उपमेय और उपमान की बात की जाएगी। विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान। अब बात ये आती है कि विशेषण और विशेष्य हम लोग जाने कैसे। तो जैसे उदाहरण देखिए आप विशेषण और विशेष्य के लिए। जैसे उदाहरण मैं लिख दूं नील गाय। नील गाय मैंने लिख दिया। देखिए, इसका अगर मैं समास विग्रह करूं तो क्या होगा? नील लिखूं कि नीली लिखूं? नीली मैंने लिख दिया। मैंने आपको क्या बताया था पहले वीडियो में कि समास विग्रह करना है आपको, तो आप अपने आसान शब्दों में जो भी बोल सकते हैं, जितना खुल के बोल सकते हैं उसको उतना खुल के आप बोलिए। जो निकल के आएगा तो आप उससे समास को आसानी से पहचान पाएंगे। तो नील गाय को क्या लिखें? नील लिखें, नीली लिख दो, नीली लिख दिया। अब बीच में क्या आएगा?
नीली गाय, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। क्या बताया था आपको कि इसके बीच में है जो या के समान शब्द आएगा, है जो शब्द आ गया ना बीच में तो क्या हो गया, कर्मधारय समास। जैसे मैं लिख दूं, विशेषण विशेष की बात करूं, मैं अगर लिख दूं कि लाल चुनरी, मैं लिख दूं लाल चुनरी, तो विशेषण क्या होता है, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जो संज्ञा या सर्वनाम हमारा होता है वही हमारा क्या होता है, विशेष से होता है, और जो उस विशेष की विशेषता बताएगा वो क्या होगा, विशेषण होगा। बस आप ऐसे जानिए कि ऐसी चीज़ें जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं या उसको थप्पड़ लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होगी, विशेष से होंगी, और दूसरा जो शब्द होगा वो क्या होगा, विशेषण होगा। चुनरी को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए जो ये चुनरी होगी ये हमारी क्या होगी, विशेष से होगी, और जो ये लाल शब्द होगा ये क्या होगा, विशेषण होगा। यहाँ पर चुनरी जो है विशेष से है, और ये लाल शब्द जो है इसकी विशेषता बता रहा है कि चुनरी कैसी है, लाल है। अब बात हम लोग करते हैं उपमेय और उपमान की। तो उदाहरण इसमें देखिए, जैसे मैं लिख दूं उदाहरण में चंद्र मुख, चंद्र का, अब इसका समास विग्रह आप लोग करेंगे तो मैं चंद्रमुख है तो चंद्र कह दूं कि चंद्रमा कह दूं, चंद्रमा कह दो तो चंद्रमा, चंद्रमा, बीच में क्या आएगा समास विग्रह, के समान या रूपी, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान मुख। अब उपमेय और उपमान आपको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि देखिए, जो मनुष्य से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, उपमेय होंगी, और जिनसे उसकी तुलना की जाएगी वो क्या होगा, उपमान होगा। यानी कि जो हमारे पास में होगा, जो हमसे निकट होगा वो हमेशा उपमेय होगा, जो हमसे दूर होगा वो हमेशा क्या होगा, उपमान होगा। अब चंद्रमा के समान मुख में आप बताइए कि मुख हमारे पास है कि चंद्रमा हमारे पास है, क्या है हमारे ज़्यादा पास, तो मुख हमारे ज़्यादा पास है, इसलिए जो ये मुख होगा ये उपमेय हो जाएगा, और चंद्रमा क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। कई बार लोग आप ये बताते हैं कर्मधारय समास क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो उपमेय और उपमान आप पहचानेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे कि आप उसका समास विग्रह करिए, जो हमारे पास में होगा वो क्या होगा, उपमेय होगा, यानी कि जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय होगा, और जिससे उसकी तुलना की जाएगी वो क्या होगा, उपमान होगा। तो अब देखिए, विशेषण विशेष की बात हो गई और उपमेय उपमान की बात हो गई। अच्छा, लाल चुनरी, इसका समास विग्रह देख लीजिए, इसमें भी कर्मधारय समास है। लाल चुनरी का समास विग्रह क्या होगा, लाल है जो, लाल है जो चुनरी, लाल है जो चुनरी। तो लाल है जो चुनरी में है जो आ गया शब्द, तो कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। अब मैंने कहा आपको, पहला नियम बताया कि ये समास में कभी इसका पहला तो कभी दूसरा पद प्रधान होता है। अब कैसे जाने, जैसे मैं एक उदाहरण और दूं आपको, मैं लिख दूं कि चरण कमल, मैं लिख दूं चरण कमल, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, चरण कमल का, चरण के समान
चरण के समान कमल। तो मैंने बताया, अब इसमें देखिए चरण कमल में उपमेय क्या होगा? मनुष्य के पास ज्यादा पास में कौन सा चीज है? चरण की कमल, चरण है तो चरण क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। और जो हमसे दूरी पर है कमल, वो क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। अब यही दो उदाहरण आप लीजिए, कौन कौन से? पहला उदाहरण जो मैंने बताया आपको, चंद्रमुख, तो चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पर जो चंद्रमा की विशेषता नहीं है, यहाँ पर किसकी विशेषता है? मुख की। कि मुख क्या है? चंद्रमा के समान है। इसमें जो मुख है, जो दूसरा पद है वो प्रधान है, जबकि चरण कमल है, चरण कमल में जो चरण है हमारा, जो उपमेय है, पहला पद है, ये प्रधान है। तो ऐसा समास जिसमें कभी पहला तो कभी दूसरा पद प्रधान होता है, उसमें कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। और उदाहरण देखिए, जैसे मैं लिख दूं कि पाषाण हृदय, पाषाण हृदय, तो मैं पाषाण कह दूं कि पत्थर कह दूं? पत्थर कह दीजिए। मैंने बताया आपको कि समास विग्रह करने में जितना आसान आप बोल सकते हैं उतना आसान बोलिए। तो पाषाण ना कह के मैं कह देता हूं पत्थर। तो पत्थर के समान, पत्थर के समान हृदय, पत्थर के समान हृदय। अब इसमें जो हृदय है वो हमारे ज़्यादा पास है कि पत्थर हमारे ज़्यादा पास है? हृदय हमारे ज़्यादा पास है, इसलिए हृदय उपमेय हो जाएगा और पत्थर उपमान हो जाएगा। और बीच में देखिए है जो या के समान आ गया, तब भी आप पहचान सकते हैं कि कर्मधारय समास हो जाएगा। दूसरा जो नियम है, हमेशा आप समास विग्रह करेंगे तो है जो या के समान आपको लगभग 95% जो भी उदाहरण होंगे कर्मधारय समास के, उसमें ये मिल जाएगा। एक उदाहरण आप लोग, बहुत चर्चित शब्द है आप लोगों का, कई लोग बोलते होंगे, जैसे बोलते हैं गाँव में छुट भैया नेता, छुट भैया नेता। मैं कह दूं छुट भैया, छुट भैया, गांव में बोलते नहीं है कि ये छुट भैया नेता है, तो छुट भैया, तो मैं छुट कह दूं समास विग्रह करने में कि छोटा कह दूं, छोटा कह दूं, तो क्या होगा समास विग्रह? छोटा है जो, छोटा है जो भैया कह दूं या भाई कह दूं? भाई कह दीजिए। छोटा है जो भाई या भैया, छोटा है जो भैया, वो क्या है? छुट भैया। बीच में देखिए है जो आ गया, ये क्या हो गया? कर्मधारय समास। और जैसे मैं कह दूं मृग नयन, मृग नयन, तो मृग नयन समास विग्रह क्या हो जाएगा? मृग के समान नयन, या मृग न कह के आप कह दीजिए हिरण, हिरण के समान नयन। तो आप ये बताइए हिरण जो है वो नयन के समान हो सकता है कि नयन हिरण के समान हो सकता है? हिरण कभी नयन के समान नहीं होगा, आपका नयन ही हिरण के समान हो सकता है। तो हिरण के समान नयन या हिरण रूपी नयन, तो है इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले समास की ओर। अगले समास की ओर कौन सा? द्विगु समास। चौथा प्रकार जो है हमारा द्विगु समास। जो द्विगु समास होता है, द्विगु समास में क्या होता है? समास की बात कर रहे हैं, समास की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें भी दो शब्द होगा। समास की बात हुई तो दो शब्द होगा। द्विगु समास में, द्विगु समास में समास की बात कर रहे हैं तो दो शब्द होगा। इसमें भी इसका नियम क्या होता है द्विगु समास में कि इसमें इसका जो पहला पद होता है, इसका जो पहला पद होता है, पहला पद वो क्या होता है?
पहला पद संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। इसी से आपका काम हो जाएगा, यानी कि जो ये वाला पद है हमारा, ये क्या होगा, ये वाला शब्द हमारा संख्यावाची होगा। जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूं चौराहा, मैं लिख दूं चौराहा, चार राहों का समूह, चौ आ गया ना, संख्या आ गई ना, चौराहा। मैं लिख दूं पंचरत्न, पंच आ गया ना, पंच रत्न, पांच आ गया ना, पांच रत्न, तो क्या हो गया, द्विगु समास। अगला उदाहरण देखिए, जैसे मैं लिख दूं नवरात्रि, नौ रात्रों का समूह, और मैं लिख दूं जैसे त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। मैं लिख दूं शताब्दी, सात अब्दों का समूह, या शताब्दी 100 अब्दों का समूह, या 100 वर्षों का समूह। जैसे मैं लिख दूं सप्ताह, 7 दिनों का समूह। पहला पद संख्यावाची, कौन सा समास, द्विगु समास। और जैसे एक उदाहरण देखिए, मैं लिख दूं अठन्नी, 8 आनों का समूह, तो अठन्नी, इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जैसे मैं लिख दूं 33, 33, तो इसमें कौन सा समास होगा, द्विगु समास, या होगा भी कि नहीं होगा, समास होगा भी कि नहीं होगा। पहले ये बताइए, क्या द्विगु होगा? तो जो सिर्फ अगर पहला पद संख्यावाची है तब तो द्विगु समास होगा, लेकिन अगर वो संख्या ही है तो वहाँ पर द्विगु समास ना होके द्वंद्व समास होगा। तो अभी हम लोग द्वंद्व समास में इसकी चर्चा कर लेंगे कि कैसे होगा। तो द्विगु समास, इसमें पहला पद इसका संख्यावाची होता है, बस इतने से आप लोग समझ जाएंगे। अगला समास हम लोग देखते हैं, कौन सा, द्वंद्व समास। पांचवा प्रकार देखते हैं समास का, द्वंद्व समास। अच्छा, आप लोग बताइए कि जो द्वंद्व समास है, इसमें भी समास की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी 2 शब्द होगा। द्वंद्व समास की बात कर रहे हैं तो इसमें भी 2 शब्द होगा। तो जो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है कि इसका दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसका दोनों पद प्रधान होता है। ठीक, अब ये जो दोनों पद हैं इसमें, मतलब ये वाला शब्द और ये वाला शब्द, जो दोनों शब्द हैं ये दोनों प्रधान होंगे। ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव। ऐसा कौन सा समास है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष। ऐसा कौन सा समास होता है जिसका कभी पहला तो कभी दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय। ऐसा कौन सा समास है जिसका दोनों पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास। और इसमें दूसरी बात क्या होती है द्वंद्व समास में, कि जब इसका हम लोग समास विग्रह करते हैं तो इसके बीच में योजक चिन्ह आते हैं। कौन कौन से योजक चिन्ह? और अथवा या। कौन कौन से योजक चिन्ह आएंगे? और, अथवा, या। इन योजक चिन्हों में कोई भी आएगा जब आप उसका समास विग्रह करेंगे तो। और दूसरी बात क्या होगी कि इसके दोनों पद प्रधान होंगे। जैसे उदाहरण देखिए, मैं लिख दूं माता पिता, माता डैश पिता, योजक चिन्ह, यानी कि जो आप अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, हाइफन। ये ठीक, 2 शब्दों के बीच हाइफन, वही। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, माता और पिता।
माता और पिता। बीच में देखिए योजक चिन्ह और आ गया। इसमें देखिए पहला पद है माता, दूसरा पद है पिता। इसमें जितनी माता की इम्पोर्टेंस है उतनी ही पिता की इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसमें दोनों पद प्रधान है। इसलिए क्या होगा, कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। अगला उदाहरण देखिए, जैसे मैं लिख दूं लाभ हानि, लाभ हानि, लाभ और हानि। मैं लिख दूं भाई बहन, भाई बहन, भाई और बहन। जैसे मैं लिख दूं अच्छा, कभी कभी जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं इसमें जैसे लोग बताते हैं कि जो संयोजी शब्द होते हैं जैसे माता पिता, भाई बहन, लाभ हानि, यही आते हैं द्वंद्व समास में। ऐसा जरूरी नहीं। जो द्वंद्व का मतलब ही क्या होता है कि विपरीत। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, झगड़ा, यानी कि जो उल्टा हो। जैसे मैं लिख दूं चाय कॉफी, चाय कॉफी, तो चाय और कॉफी, तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। अच्छा, द्वंद्व समास में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक क्या आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था अव्ययी भाव समास में कि जो पुनरोक्ति शब्द होते हैं जैसे दिनों दिन, हाथों हाथ, कानों कान, इन सब शब्दों में क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ऐसे ही कभी कभी इसमें दे देता है, क्या दे देता है, जैसे लिख देगा सुरासुर, सुरासुर। देखिए आपको लग रहा होगा पुनरोक्ति शब्द है, ठीक, लेकिन ये पुनरोक्ति नहीं है। इसका आप समास विग्रह करेंगे तो सुरासुर का क्या हो जाएगा समास विग्रह, सुर और असुर, यानी बीच में योजक चिन्ह आ गया और क्या हो गया, विपरीतार्थक हो गया, तो क्या हो जाएगा इसमें द्वंद्व समास। जैसे कभी कभी लिख देता है, पूछ लेता है देवासुर, देव और असुर। पूछ लेता है कभी कभी कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। हरिशंकर, हरि अर्थात भगवान विष्णु और शंकर। तो इन सबको आप विशेष ध्यान रखिएगा द्वंद्व समास में। अगर पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो आप अव्ययी भाव लगा दें। क्या होगा इन सब में, द्वंद्व समास। हम बात कर रहे थे कि आपसे इसके पहले जैसे मैंने आपसे पूछा था 33 संख्या है कि उसमें द्विगु समास होगा कि द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास होगा। कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे, देखिए जैसे मैं लिख दूं 33, समास विग्रह करिए। 33 का समास विग्रह क्या होगा, 30 और 3, 30 और 3 ही तो होता है 33, 30 और 3, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। अभी जैसे मैं यही लिख दूं 33 हाथ, तो 33 हाथ, अगर आगे हाथ लिख दिया या आगे कोई शब्द लिख दिया तब तो द्विगु समास होगा। लेकिन अगर सिर्फ संख्या पूछी जाएगी आपसे 33, 25, 22, 28, तो इस तरह के जो शब्द अगर आपसे कभी पूछ के पूछता है तो उसमें हमेशा और हमेशा कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। अगला समास हम लोग देखते हैं, छठा समास, कौन सा, बहुव्रीहि समास। 5 प्रकार की चर्चा हम लोग कर चुके हैं समास की। इसका आखिरी प्रकार क्या होता है, बहुव्रीहि समास। बहुत ही आसान होता है, बस आपको समझना है क्या होता है। अगला बहुव्रीहि समास। अच्छा भैया, समास की बात कर रहे हैं तो इसमें भी 2 शब्द होगा। तो इस समास में क्या होता है कि इसका कोई पद, इसका कोई पद प्रधान, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता है। मतलब जो ये वाला शब्द है और ये वाला शब्द है, ये दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होगा। दूसरी बात क्या होती है
कि इसका एक विशेष ही अर्थ, या कई लोग जिसको बताते हैं तीसरा अर्थ प्रकट करता है, तो इसका एक विशेष ही अर्थ प्रकट होता है। क्या होता है? इसका कोई विशेष अर्थ, या जिसको कभी कभी आप लोग बोल देते हैं तीसरा अर्थ, ठीक, तीसरा अर्थ दिखाता है, तीसरा अर्थ दिखाता है। जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, जैसे मैं लिख दूं नीलकंठ, नीलकंठ, तो तीसरा अर्थ दिखाने का मतलब क्या हुआ? नीला है जिसका कंठ, तो यानी कि नीला और कंठ दो पद हो गए। देख लीजिए, मैं लिख देता हूं, नीला है जिसका कंठ, तो यहां पर नीला और कंठ दो पद हुए। ये पूर्व पद हुआ नीला, और कंठ क्या हुआ? उत्तर पद। अब ये बताइए नीलकंठ आप किसको बोलेंगे? ऐसा कोई भी जो अपने कंठ में नील यानी विष को रखा हो, उसको आप बोल देंगे नीलकंठ। लेकिन अगर नीलकंठ हम लोग बोलते हैं तो आप लोगों को दिमाग में तुरंत ही एक बात आ जाती है, क्या किसकी बात हो रही है? शंकर भगवान की। नीला है जिसका कंठ, अर्थात आप लोग किसको बोल देते हैं? शिव या शंकर जी को। तो तीसरा अर्थ उसका आ जाता है, एक विशेष अर्थ आ जाता है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे मैं बोल दूं वीणा, मैं बोल दूं वीणा पाणी, वीणा पाणी, जिसके भी हाथ में वीणा हो, जिसके भी हाथ में वीणा हो, वो क्या है? वीणा पाणी है। मैं वीणा ले लेता हूँ, मैं वीणा पाणी, आप वीणा ले लेते हैं, आप वीणा पाणी, तीसरा कोई वीणा ले लेता है, वो वीणा पाणी। लेकिन मैंने वीणा पाणी बोला, आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि वीणा पाणी किसको बोलते हैं? सरस्वती जी को। यानी कि ना इसमें वीणा प्रधान हुआ, न पाणी अर्थात हाथ प्रधान हुआ, तीसरा एक विशेष अर्थ प्रधान हुआ, तीसरा अर्थ इंगित हुआ, एक विशेष अर्थ इंगित हुआ सरस्वती जी का। इसलिए इसमें कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास। और देखिए उदाहरण, जैसे मैं लिख दूं चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर लिखने पे यानी कि चंद्रमा है जिसके शिखर पर, यानी कि आप अपने शिखर पे चंद्रमा लगा लीजिए, आप चंद्रशेखर, मैं लगा लूँ मैं चंद्रशेखर, अगला कोई लगा ले वो चंद्रशेखर। लेकिन जैसे ही मैंने बोला चंद्रशेखर, आपके दिमाग में तुरंत ध्यान में आया कि चंद्रमा किसके शिखर पे होती है, किसको बोलते हैं? शंकर जी को। तो न चंद्रमा प्रधान हुआ, न शिखर पर प्रधान हुआ, तीसरा अर्थ प्रधान हुआ, तीसरा अर्थ इंगित हुआ, कौन सा? शंकर जी का। इसलिए कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास। जैसे मैं बोल दूं तिरंगा, तिरंगा, तो तिरंगा क्या? तीन रंगों का समूह, कोई भी तीन रंग हो आप बोल सकते हैं तिरंगा। लेकिन तिरंगा बोलने से एक विशेष भारतीय झंडे का, आपके राष्ट्रीय ध्वज का आभास हो जाता है, आपके तुरंत ध्यान में आ जाता है कि तिरंगा हमने बोला तो किसकी बात कर दी। तो इसलिए एक विशेष अर्थ दिखाने के कारण तिरंगा में क्या होता है? बहुव्रीहि समास। और देखिए जैसे मैं लिख दूं भारतेंदु, भारतेंदु, भारतेंदु समास विग्रह करिए, भारत का है जो इंदु, यानी कि भारत का नाम जिसने भी रोशन किया है वो क्या है? भारतेंदु। क्या अमिताभ बच्चन जी ने भारत का नाम रोशन नहीं किया? क्या विराट कोहली ने भारत का नाम रोशन नहीं किया? क्या महेंद्र सिंह धोनी ने, क्या सचिन तेंदुलकर ने, क्या साइना नेहवाल ने, क्या सानिया मिर्जा ने, क्या विश्वनाथ आनंद ने भारत का नाम नहीं रोशन किया? आप उनको भी भारतेंदु बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने भारतेंदु कहा
तुरंत ही आपको हिंदी के एक कवि, एक लेखक का आभास हो गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इसलिए इसमें भी कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास। और देखिए, जैसे कभी कभी आपको फंसाने के लिए दे देता है, जैसे पूछ लेगा कभी एक दंत कौन सा समास है? एक है दंत जिसका, अर्थात गणेश जी। कौन सा समास है? बहुव्रीहि। कभी कभी आपको दे देगा एक दंत में कौन सा समास है, बताइए। 4 विकल्प आपको ऐसे देगा। पहला विकल्प देगा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। दूसरा विकल्प आपको दे देगा द्विगु। तीसरा विकल्प आपको दे देगा दोनों। चौथा विकल्प आपको दे देगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, एक दंत की बात कर रहा है। तो अगर सिर्फ ये दोनों विकल्प ना हो, सिर्फ 2 विकल्प पे आप पहले ध्यान करिए कि अगर आपको एक दंत दे के पूछ ले कि बहुव्रीहि समास है या द्विगु समास है, देखिए एक आ गया ना पहले पद संख्यावाची, कौन सा समास होता है? द्विगु समास। तो पूछ ले कि बहुव्रीहि समास है कि द्विगु समास है, तो एक दंत का एक विशेष अर्थ निकलता है। अगर बहुव्रीहि और द्विगु दिया है तो आप सबसे पहले इसको बहुव्रीहि लगाएंगे, ठीक, क्योंकि एक विशेष अर्थ दिया है, द्विगु नहीं लगाएंगे। और अगर इस तरह से आपके पास चारों विकल्प हो, बहुव्रीहि, द्विगु, दोनों या कोई नहीं, तो आपको दोनों नहीं लगाना है, तब भी हमेशा और हमेशा बहुव्रीहि समास ही सही होगा। ठीक, अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं होता है तब द्विगु हो जाएगा, लेकिन अगर आपके विकल्प में बहुव्रीहि समास दिया गया है तो कभी बहुव्रीहि समास नहीं हो, कभी भी द्विगु समास नहीं होगा, हमेशा और हमेशा बहुव्रीहि समास ही होगा। इस तरह से आप लोगों ने समास को पढ़ा, उसके प्रकार देखे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।